नमस्कार, मैं एम.के. झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम.के. झा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं मगध के एक बहुत ही कुशल और कूटनीतिज्ञ शासक अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु एक मगध साम्राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं। आखिर ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसी को आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी को प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। जब गौतम बुद्ध से इनकी पहली बार मुलाकात हुई, तो उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति अपना अगाध श्रद्धा को प्रस्तुत किया। ये न सिर्फ बौद्ध धर्म के समर्थक हुए, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भी लगातार प्रयास किया। आज हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को जो अजातशत्रु के इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। क्या आप जानते हैं कि अजातशत्रु और गौतम बुद्ध के बीच जो मुलाकात हुई थी, इसका वर्णन हमें कौन से महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? क्या आप जानते हैं कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ के विरुद्ध जब संघर्ष किया था, तो किन किन महत्वपूर्ण अस्त्रों का इस्तेमाल किया था? क्या आप जानते हैं कि अजातशत्रु के भाई का नाम क्या था? इसी तरह के प्रश्नों को अंदर में जब हम लोग जाएंगे और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करेंगे। अजातशत्रु, जिन्होंने एक नवनिर्मित साम्राज्य को एक बहुत ही अधिक मजबूती प्रदान की। जैसा कि आप सबको पता है कि यह मगध के एक शक्तिशाली शासक थे। जिस मगध साम्राज्य की नींव इनके पिता बिंबिसार ने रखा था, उसे अजातशत्रु ने अपनी ताकत के बल पर, आप ऐसा कह सकते हो, एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अजातशत्रु, जैसा कि नाम से ही पता है, इनके कोई महत्वपूर्ण शत्रु नहीं थे, है ना। हर कोई इन्हें सम्मान की दृष्टि से समकालीन राज्यों में देखा करता था। इनके समकालीन जो प्रतिद्वंदी राज्य थे, अगर हम बात करें तो कौशल और वज्जी संघ, जिनसे इनकी सबसे अधिक प्रतिद्वंदिता थी। आखिर किस प्रकार इन्होंने वज्जी संघ और कौशल राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया, इसे भी इस वीडियो में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम लोग अजातशत्रु के जो धार्मिक गतिविधियां थी, खासकर इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को जो समर्थन दिया, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर अजातशत्रु के बारे में आपके साथ हम यहाँ पे साझा करते हैं, आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं। आप किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप नेट जेआरएफ जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या आप स्कूलिंग या कॉलेज के छात्र हो। यह जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने शामिल किया है जो आपको अलग अलग पुस्तकों में ही देखने को मिलेगी। एक साथ किसी एक पुस्तक में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने अलग अलग पुस्तकों का सहारा लेकर आपके लिए इस महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण किया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, आप अगर इसे समझ पाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। तो चलिए अब सीधा हम लोग टॉपिक पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर अजातशत्रु के बारे में डिकोड करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अजातशत्रु, जिनका शासनकाल, जो मगध के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक थे, इनका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व, है ना। मगध साम्राज्य के हर्यक वंश
एक प्रतापी शासक थे, जिन्होंने अपनी कूटनीति, सैन्य शक्ति और धार्मिक सहिष्णुता के बल पर मगध को भारत का सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाया। उनके शासनकाल में मगध ने राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अभूतपूर्व प्रगति की। तो जैसा कि आपने देखा कि अजातशत्रु कूटनीति के मामले में भी अपने समकालीन शासकों से आगे प्रतीत हुए। जैसा कि हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि जब एक शक्तिशाली राज्य कौशल के साथ ये टकराए, तो उनके साथ बाद में युद्ध जीतने के बाद उस राज्य को समाप्त करने के बजाय उनसे दोस्ताना संबंध स्थापित कर लिया और समकालीन शासक प्रसेनजीत की पुत्री से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वज्जी संघ, जो उस समय मगध को सबसे अधिक चुनौती दे रहा था, तो वज्जी संघ के जो 8 महत्वपूर्ण गणराज्य थे, उनके बीच किस प्रकार अपने मंत्री का सहारा लेकर उसमें फूट डलवाई। तो इस तरह के कूटनीतिक कदमों के कारण अजातशत्रु भारत के महानतम शासकों की श्रेणी में स्थापित होता है। सैन्य शक्ति के मामले में बात करें तो यह समकालीन राजाओं को जरूर पीछे छोड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सैन्य शक्ति में इन्होंने या सेना के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कई महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं। इन्होंने समकालीन समय में रथ मुसल चक्र और महाशिला कंटक जैसे इनोवेटिव वेपन्स का इस्तेमाल किया वज्जी संघ को ध्वस्त करने के लिए। वहीं धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो इन्होंने समकालीन सभी महत्वपूर्ण धर्मों को, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या फिर ब्राह्मण धर्म हो, सबको समान दृष्टि से देखा, सबको समान रूप से संरक्षित किया। और इसीलिए इतिहास में आज अजातशत्रु एक महान शासक के रूप में स्थापित होते हैं, एक प्रतापी शासक के रूप में स्थापित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्ता में आने से पहले इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। फिर भी इन्हें इतिहास एक प्रतापी राजा के रूप में, एक महान राजा के रूप में स्थापित करता है। तो कौन-कौन से इनके महत्वपूर्ण कदम थे, उसी को हम लोग यहाँ पे जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में लगातार और अजातशत्रु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर को जानने और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अजातशत्रु का प्रारंभिक जीवन और सत्ता की प्राप्ति। अजातशत्रु का शुरुआती जीवन किस प्रकार का था और उन्होंने किस तरह से अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी को प्राप्त किया। हालांकि उन्होंने अपने पिता की हत्या की है अथवा नहीं, यह थोड़ा सा विवादास्पद है। कुछ बौद्ध ग्रंथ उन्हें पिता का हत्यारा कहते हैं, तो समकालीन जैन ग्रंथ उन्हें पिता का हत्यारा नहीं मानते हैं। चलिए सीधा हम लोग पॉइंट पर आते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद करके सत्ता हथिया ली। ये तो सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ उन्हें पिता का हत्यारा बताता है और जैन ग्रंथ ऐसा मानता है कि उन्होंने केवल अपने पिता को कैद किया था। बाद में आप कह सकते हो लज्जित होकर बिंबिसार ने आत्महत्या कर लिया था। यानी पितृहंता का जो दोष बौद्ध धर्म अजातशत्रु के ऊपर लगाता है, जैन धर्म अजातशत्रु को पितृहंता होने से बचा ले जाता है। कारण क्या है, यानी आखिर अजातशत्रु को अपने पिता की हत्या क्यों करनी पड़ी? तो इसका भी एक बहुत ही रोचक किस्सा हमारे सामने है। कहा जाता है कि बिंबिसार की पत्नी और अजातशत्रु की माता कौशल देवी और उसकी मंत्री वर्षकार ने अजातशत्रु को अपने पिता के विरुद्ध भड़काया था। उन्होंने अजातशत्रु को यह विश्वास दिलाया कि उनके पिता, जो उनके छोटे भाई हैं वेहल या जिसे वीर कुमार कहा जाता है, उनको आने वाले समय में सत्ता सौंपना चाहते हैं। तो आप अपने पिता की को सत्ता से जल्दी हटाएं। और अजातशत्रु ने वही किया। अपनी माँ और अपने मंत्री की बात में आकर अपने पिता से सत्ता को छीन लिया, है ना। इसी को का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है कि कुछ स्रोतों के अनुसार उनकी माँ कौशल देवी या कौशला देवी और मंत्री वर्षकार ने
उसे बिंबिसार के खिलाफ भड़काया। जैन ग्रंथों में कहा गया है, अजातशत्रु को लगा कि बिंबिसार उसके छोटे भाई वेहल या वीर कुमार को राज्य दे देंगे और इसी कारण से उसे सत्ता से यानी बिंबिसार को सत्ता से हटा दिया गया। अजातशत्रु के प्रारंभिक जीवन और सत्ता प्राप्ति की अगर हम लोग बात करें तो अजातशत्रु का जन्म मगध के राजा बिंबिसार और रानी कौशला देवी, ये कौशल देश की राजकुमारी थी और प्रसेनजीत की बहन थी, यहाँ हुआ था। उनका मूल नाम कुनिक था, लेकिन बाद में उन्हें अजातशत्रु अर्थात जिनका कोई जन्मजात शत्रु न हो कहा जाने लगा। अजातशत्रु का प्रारंभिक जीवन और सत्ता प्राप्ति में अगर हम लोग आगे बात करें तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को कारागार में डाल दिया और अंततः उनकी हत्या कर दी। ऐसा कौन सा सोर्स कह रहा है? ऐसा कह रहा है बौद्ध ग्रंथ, जो समकालीन बौद्ध ग्रंथ है वो अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा बतलाता है और बौद्ध ग्रंथ ये स्थापित करने का प्रयास करता है कि इसके बाद यानी अपने पिता की हत्या करने के बाद वो बौद्ध धर्म के करीब आया, उन्हें पश्चाताप हुआ और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को गले लगाया। इस घटना के बाद उसे गहरा पश्चाताप हुआ और बाद में उसने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण दिया, ऐसा अलग-अलग इतिहासकारों का मानना है। अब इसी पृष्ठभूमि में अपने पिता की हत्या करने के बाद जो एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनती है ना, इसी पृष्ठभूमि में उनका सबसे जो पहला युद्ध होता है वो अपने मामा प्रसेनजीत के विरुद्ध होता है। जैसा कि आपको पता है कि अजातशत्रु की माँ महाकौशला देवी और प्रसेनजीत भाई बहन थे और जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो उसी के शोक में आप कह सकते हो महाकौशल देवी की भी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद राजा प्रसेनजीत ने यानी अपनी बहन की मृत्यु हो जाने के बाद मगध पर हमला कर दिया और उनसे काशी छीन लिया और इसी काशी के मुद्दा बनाकर आप समझने का प्रयास करिएगा। यही वो काशी राज्य था, इसी काशी को उन्होंने मुद्दा बनाया, किसने? अजातशत्रु ने, कौशल राज्य पर हमला करने के लिए। हालांकि आगे हम आपको डिस्कस करेंगे कि शुरुआत में तो अजातशत्रु को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, प्रसेनजीत से उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन दोबारा जब अजातशत्रु ने प्रयास किया तब जाकर कौशल को वो हराने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह से एक शक्तिशाली राज्य कौशल को अजातशत्रु पराजित करता है और न सिर्फ पराजित करता है बल्कि उनके साथ एक संधि समझौता भी करता है। प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ अजातशत्रु विवाह करता है और काशी को वापस लेता है। चलिए समझते हैं स्लाइड में क्या कह रहा है। बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत अजातशत्रु का मामा ने मगध पर आक्रमण कर दिया। कारण क्या था? कौशला देवी यानी महाकौशला अजातशत्रु की मां और प्रसेनजीत की बहन की मृत्यु से प्रसेनजीत बहुत ही अधिक क्रोधित हुआ। उसने मगध से काशी वापस लेने की मांग की जो बिंबिसार को दहेज में मिला था। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो जैसा कि मैंने बताया, प्रारंभ में अजातशत्रु हार गया, लेकिन बाद में उसने प्रसेनजीत को हराकर संधि कर ली और ये अजातशत्रु की कूटनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस तरह से एक अच्छे कूटनीतिज्ञ के रूप में अजातशत्रु ने अपने शासन को आगे बढ़ाया, अपने राज्य का विस्तार किया। वो चाहते तो अपने जिद में आकर कौशल को भी अपने मगध में मिला सकते थे, लेकिन अपनी क्षमता के अनुरूप उन्होंने कौशल के साथ संधि कर ली और केवल काशी पाकर के ही संतुष्ट हुआ। इससे समकालीन उत्तर भारत के जो 16 महत्वपूर्ण महाजनपद थे उनमें मगध की प्रतिष्ठा में जरूर वृद्धि हुई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशी को मगध के अधीन ही छोड़ दिया। इस तरह से दोनों राज्य में एक बार फिर से जिस तरह से बिंबिसार के शासनकाल में गहरी दोस्ती स्थापित हुई थी, पुनः संधि के माध्यम से गहरी दोनों के बीच दोस्ती स्थापित हो गई।
अब महत्वपूर्ण है वज्जी संघ या वैशाली के साथ युद्ध। जैसा कि आपको पता है कि अजातशत्रु का राज्य यानी कि मगध और वज्जी संघ दोनों के बीच केवल गंगा नदी का अंतर है। गंगा नदी के उत्तर की ओर वज्जी संघ और दक्षिण की ओर मगध राज्य स्थापित था और दोनों एक शक्तिशाली राज्य थे। तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंदी भी थे और दोनों के बीच समय समय पर युद्ध और झड़प होता रहता था। तो वज्जी संघ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अजात शत्रु ने वज्जी संघ पर हमला किया। और आपको पता होना चाहिए कि वज्जियों की जो सबसे महत्वपूर्ण ताकत थी वो थी गणराज्यों के बीच एकता। वज्जी संघ अलग अलग गणराज्यों के शासकों को एक मंच पर लाकर के शासन किया करता था और इन्हीं गणराज्यों को जब तक वो एकजुट थे उन्हें हराया नहीं जा सकता था, ऐसा समकालीन ग्रंथों में कहा गया है। तो बड़ी ही चतुराई से अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार को वज्जी संघ में भेजा और उन्होंने अपने कूटनीति के माध्यम से इन गणराज्यों के मध्य एक फूट डाल दी और इसका परिणाम ये हुआ कि वज्जी गणराज्य पूरी तरह से कमजोर हो गया। इसके अलावा हम लोग बात करें, लेकिन फिर भी वज्जी संघ को हराने में अजात शत्रु को लगभग 16 वर्षों का समय लगा। तो आप समझ सकते हैं वज्जी संघ कितना अधिक शक्तिशाली था। फिर भी अजात शत्रु ने, मगध साम्राज्य ने वज्जी संघ को हरा करके उसे अपने राज्य में मिला लिया पूरी तरह से। तो कौशल के साथ जहां उन्होंने केवल संधि की, उसके साथ दोस्ती कर ली, वज्जी संघ का पूरी तरह से अपने राज्य में अधिग्रहण कर लिया, जो उसकी दूरदर्शिता, अजातशत्रु की दूरदर्शिता और उसकी कूटनीतिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। क्या कह रहा है? अजातशत्रु ने वज्जियों को अपने विद्रोही भाई वेहल को शरण देने का दोषी ठहराया। एक्चुअली एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है तो उसका भाई वेहल, जो अजातशत्रु का छोटा भाई था, वो भागकर लिच्छवियों के गणराज्य में चला जाता है, वज्जी संघ में चला जाता है और वज्जी संघ उन्हें अपने यहाँ पे शरण दे देता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अजातशत्रु को वज्जी संघ में हमला करने का एक महत्वपूर्ण बहाना मिल गया। उन्होंने कहा कि या तो हमारे भाई को आप लौटा दो और नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध करेंगे, जो आगे चल के दोनों के बीच युद्ध का कारण बना। और इसी महत्वपूर्ण युद्ध में, एक अपने आप में बहुत ही भयानक युद्ध माना जाता है भारतीय इतिहास का, वज्जी संघ और मगध के बीच जो युद्ध हुआ था। और इसमें अजातशत्रु के इनोवेशन की झलक भी देखने को मिलती है। इसी युद्ध में अजातशत्रु ने 2 महत्वपूर्ण हथियार, कौन कौन से वो हथियार? महाशिलाकंटक और रथमुशल चक्र, इनका प्रयोग किया और भारतीय इतिहास में ये दोनों हथियार अपने आप में पहली बार किसी युद्ध में इस तरह के इनोवेटिव वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। वज्जी संघ की शक्ति को कमजोर करने के लिए उसने कूटनीति और युद्ध दोनों का सहारा लिया। जैसा कि मैंने बताया, एक तरफ उसने गणराज्यों के बीच विभेद उत्पन्न करा दिया, फूट डलवा दिया, दूसरी तरफ डायरेक्ट युद्ध करके वज्जी संघ को उसने पराजित किया। जैसा कि मैंने कहा, अजातशत्रु ने के मंत्री वर्षकार ने वज्जियों में फूट डालने की योजना बनाई। उसने महाशिलाकंटक, एक विशाल अस्त्र जो पत्थर फेंकने वाला यंत्र था, और रथमुशल, लोहे के सूलों के रथ का प्रयोग किया गया है ना। आप दोनों की इमेज स्क्रीन पे देख सकते हो। उसने किस तरह से महाशिलाकंटक बनाया और ये महाशिलाकंटक बड़े बड़े पत्थरों को शत्रुओं के किलों के ऊपर और शत्रु सेना के ऊपर डायरेक्ट फेंकता था, जिससे शत्रु सेना में उस समय आप कल्पना कर सकते हो कि कितना भयानक हाहाकार मच जाता होगा। वहीं इस रथमुशल चक्र की अगर हम लोग बात करें तो ये भी देखने में अपने आप में बहुत ही खतरनाक है और इसमें बड़े बड़े शूल लगे होते थे, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो।
और जब ये शत्रु की सेना के अंदर चला जाता था, कुछ घोड़ों के माध्यम से खींचता हुआ, तो कहा जाता है कि शत्रु की सेना भागने दौड़ने लग जाती थी, वो गाजर मूली की तरह कटने लग जाते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खासियत इन दो महत्वपूर्ण हथियारों के थे, और अजात शत्रु का ही ये इनोवेटिव आइडिया था कि इस तरह के हथियार उस समय युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। तो वज्जी संघ वैशाली के साथ युद्ध की अगर हम लोग बात करें, तो 16 वर्षों के संघर्ष के बाद अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। इस जीत ने मगध को उत्तर भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दिया। धार्मिक नीति की अगर हम लोग अब बात करें, बौद्ध और जैन धर्म दोनों को उन्होंने संरक्षण दिया। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया कि अजातशत्रु न सिर्फ अच्छे कूटनीतिज्ञ और अच्छे सेनापति थे, बल्कि वो धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने समकालीन सभी धर्मों को समान रूप से प्रश्रय दिया, न सिर्फ समान रूप से प्रश्रय दिया, बल्कि धार्मिक विकास करने का भी प्रयास किया। बौद्ध धर्म के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया कि गौतम बुद्ध की जब पहली बार अजातशत्रु के साथ मुलाकात हुई, या यूं कह सकते हो अजातशत्रु जब पहली बार गौतम बुद्ध से मिले, तो उनके उपदेशों से अजातशत्रु इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आप कह सकते हो बौद्ध धर्म को समकालीन समय में स्वीकार कर लिया, और न सिर्फ धर्म को स्वीकार किया, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रयास का भी लगातार प्रयास करने लगे। बौद्ध धर्म के प्रसार का भी लगातार उन्होंने प्रयास किया। तो बौद्ध धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, गहरी रुचि थी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अजातशत्रु और गौतम बुद्ध के बीच मुलाकात का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है ना? तो याद रखिएगा, दीर्घ निकाय में। आगे हम स्लाइड में इसको भी मेंशन कर दिए हैं। आप इन सारे फैक्ट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण लगे, है ना? इसको आप नोटबुक में सीधा नोट भी कर सकते हैं। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध से मुलाकात की और उनके उपदेशों से प्रभावित हुआ। उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब? 483 ईसा पूर्व थी। उन्होंने बुद्ध की अस्थियों को प्राप्त कर राजगिरी की पहाड़ी पर स्तूप बनवाया। इससे उनके गौतम बुद्ध के प्रति लगाव को दर्शाता है। 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, और आप सब जानते हैं कि उसी वर्ष बौद्ध धर्म को व्यवस्थित करने के लिए, उसे पंजीबद्ध करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के कहां पे? सप्तपर्णी गुफा में। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, और इस बैठक को प्रथम बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है ना? जो अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुआ था। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु राजगिरी में पहली बार बौद्ध संगीति का आयोजन कराया, जहां बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया। क्योंकि गौतम बुद्ध रहे नहीं, तो उनके उपदेशों को व्यवस्थित करके रखने की जिम्मेदारी समकालीन शासक की हो जाती। तो उन्हीं के नेतृत्व में, आप कह सकते हो उन्हीं के देख रेख में, उन्हीं के संरक्षण में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कहां पे? तो राजगीर, जो उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उसके सप्तपर्णी गुफा में। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध विहारों को दान दिया। उसने राजगिरी में कई बौद्ध मठों का निर्माण करवाया। धार्मिक नीति की अगर बात करें, तो बौद्ध और जैन धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया। जैन धर्म के प्रति सहानुभूति। जैन ग्रंथों में अजातशत्रु को कुनिक कहा गया है। जो उनके बचपन का नाम था, जैन ग्रंथों में अजातशत्रु को कुनिक के नाम से ही संबोधित किया गया है। उनका प्रमुख योगदान क्या है जैन धर्म के संरक्षण के प्रति? उन्होंने जैन मुनि सुधर्मा, है ना, को संरक्षण दिया था। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस महत्वपूर्ण
जैन साधु को, जैन संत को अजातशत्रु ने संरक्षित किया था, तो सुधर्मा को संरक्षित किया था। जैन धर्म के प्रचार में भी उन्होंने सहायता, तो आप देख रहे हैं, न सिर्फ उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बल्कि जैन धर्म को, जो उस समय बौद्ध धर्म का प्रतिद्वंदी था, उसको भी संरक्षित किया गया था। प्रशासनिक और सैन्य सुधार की अगर हम लोग बात करें, तो राजनीतिक राजधानी का विकास किया उन्होंने। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है अजातशत्रु के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये अच्छे प्रशासक भी थे, अच्छे सेनापति तो थे, ज्यादातर राजा अच्छा सेनापति होता था, लेकिन अच्छा प्रशासक होना भी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने पाटलिपुत्र की महत्ता को उस समय स्वीकारा या पहचाना। आपको पता है, यह गंगा और सोन नदी और पुनपुन नदी, तीन महत्वपूर्ण नदियों से घिरा हुआ है। उनकी संगम पर आप कह सकते हो पाटलिपुत्र शहर स्थापित है। तो यह एक काफी सुरक्षित शहर है, और इसी कारण से अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किस महत्वपूर्ण शासक के द्वारा बनाया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, इसी अजातशत्रु ने पहली बार पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में स्थापित किया। प्रशासनिक और सैन्य सुधार में ये तो एक हो गया, पाटलिपुत्र की स्थापना, जो राजधानी परिवर्तन था। दूसरा, सैन्य शक्ति का विस्तार किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने नए नए अस्त्रों का प्रयोग किया। महाशिलाकंटक, जो पत्थर फेंकने वाला यंत्र था, पहली बार इसका इस्तेमाल किया। रथमुशल, जो लोहे के सूलों से लैस रथ होता था, इसका प्रयोग उसने किसके खिलाफ किया था? तो वज्जी संघ के खिलाफ। एकदम ध्यान में रखना है, वज्जी संघ, है ना, इसी के खिलाफ युद्ध में पहली बार इन दो महत्वपूर्ण अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया। विशाल सेना का गठन किया उसने, हाथियों, घुड़सवारों, पैदल सैनिकों की एक विशाल सेना भी तैयार की। इसके अलावा अजातशत्रु की बारे में बात करें तो उनकी मृत्यु 460 ईसा पूर्व में हुई। हालांकि उनकी मृत्यु भी बहुत ही अधिक दुखदायी है। जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता, ऐसा कहा जाता है कि उनकी हत्या करके गद्दी को हासिल किया था, ठीक उसी तरह से इसके भी पुत्र उदयभद्र या उदयीन ने अजातशत्रु की हत्या की और स्वयं शासक बन बैठा। तो इस तरह से अजातशत्रु की सत्ता का अंत हुआ। उनकी विरासत की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या महत्वपूर्ण विरासत है? तो पहला, मगध को सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। समकालीन समय बिंबिसार के समय में कौशल या वज्जी संघ भी शक्तिशाली थे, ये भी मगध को लगातार चुनौती दे रहे थे। लेकिन अजातशत्रु ने क्या किया? वज्जी संघ को पूरी तरह से कुचल दिया। कौशल को भी कह सकते हो एक प्रकार से अपने नियंत्रण में ले लिया, है ना, उस पर भी अब कहीं ना कहीं अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो इस तरह से जो समकालीन चुनौतियां मगध को मिल रही होंगी, है ना, चाहे कौशल से चाहे वज्जी संघ से, तो उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। और एक छत्र रूप से आप कह सकते हो मगध उत्तर भारत की महत्वपूर्ण शक्ति बन गई। 16 पदों में सर्वश्रेष्ठ रूप से मगध को स्थापित किया अजातशत्रु ने, और इसीलिए अजातशत्रु भारत के महानतम शासकों की सूची में शामिल होते हैं। पाटलिपुत्र को एक महान नगर के रूप में स्थापित किया, जो आगे चलकर मौर्यों की भी राजधानी बनी। बौद्ध धर्म का प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये अजातशत्रु की कुछ महत्वपूर्ण योगदान है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। अब हम लोग बात कर लेते हैं अजातशत्रु के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सोर्स जहां पर अजातशत्रु का डायरेक्ट उल्लेख मिलता है। कुछ साहित्य स्रोतों में अजातशत्रु किस प्रकार से दिखाई देते हैं ये जानते हैं। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो दीर्घ निकाय, जैसा कि मैंने बताया, इसके परिनिर्वाण सूत्र, है ना, में अजातशत्रु और बुद्ध के संवाद को, है ना, रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख लेना है। क्या इंपॉर्टेंट है?
कि अजातशत्रु और गौतम बुद्ध के बीच धार्मिक संवाद इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। ऑप्शन में आपको दीर्घ निकाय भी हो सकता है, इसी के अंतर्गत महापरिनिर्वाण सूत्र या महापरिनिब्बाण सूत्र, है ना, ये इसका पाली स्वरूप है। इसका जो हिंदी होता है वो महापरिनिर्वाण सूत्र है, और पाली में उसे क्या कहा जाता है, महापरिनिब्बाण सूत्र। तो इन्हीं ग्रंथों में गौतम बुद्ध और अजात शत्रु के बीच संवाद है, यानी दोनों के बीच बातचीत का जिक्र है। जैन ग्रंथ में कहा उल्लेख आता है, तो भगवती सूत्र और आवश्यक सूत्र में उसे कुनिक के नाम से उल्लिखित किया गया है। तो अजात शत्रु का कुनिक नाम कहां पर मिलता है, तो याद रखना है जैन ग्रंथों में, विशेषकर भगवती सूत्र और आवश्यक सूत्र। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। थर्ड इज, पुराणों में उसे मगध का एक शक्तिशाली राजा बताया गया है। तो इस तरह से समकालीन अलग अलग ग्रंथों में अजात शत्रु का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आज का भी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, आपने अगर यहां तक देखा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और वीडियो मुझे बनाने की प्रेरणा मिले और मैं आपके बीच लगातार इस तरह का वीडियो लेकर के आता रहूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।